गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। आज हम भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। सबसे पहले हम लेते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। हम जानते हैं कि हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख है। तो शुरुआत हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियों से कर रहे हैं। देश की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है और संविधान का आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 53 है उसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो संविधान के अनुसार भी जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के पास है। तो एक तरीके से शासन के जितने भी काम होते हैं, प्रशासन संबंधी जितने भी कार्य हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और सरकार के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो राष्ट्रपति के ही माने जाते हैं। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो प्रशासन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी या सूचना प्राप्त कर सकता है और प्रधानमंत्री के लिए ये आवश्यक है कि वो राष्ट्रपति को समय समय पर मंत्रिपरिषद के डिसीजंस और प्रशासन संबंधी जो विभिन्न मामले हैं उनकी जानकारी प्रदान करें। तो अब हम देखते हैं कि और कौन कौन सी है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। देखिए, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहला आता है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति भारतीय संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। कौन कौन से अधिकारियों की वो नियुक्ति करता है? एक तो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह से दूसरे मंत्रियों की, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, विदेशों में राजदूतों। तो इन सभी अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनके अलावा राष्ट्रपति कुछ आयोगों की नियुक्ति भी करता है, जैसे कि निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, राजभाषा आयोग है, अंतर्राज्यीय परिषद है, पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार संबंधी आयोग। तो इन विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को ये अधिकार भी है कि वो मंत्रियों को, राज्यपालों को, महान्यायवादी को, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों को अपने पद से हटा सकता है। लेकिन इनमें से कुछ अधिकारियों को पद से हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। इसके बाद नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण भी करता है। अब किन संबंध में वो नियमों का निर्माण कर सकता है वो हम देखते हैं। तो देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियाँ, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण, इनके बारे में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट लेते हैं हम संघ की इकाइयों पर नियंत्रण की शक्ति। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को नियंत्रित और निर्देशित कर सकता है और इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यिक परिषद का गठन किया जाता है और राष्ट्रपति यदि चाहे तो वो किसी भी संघीय विषय का प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। इसके अलावा जो संघीय क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पर ही होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रतिनिधित्व। राष्ट्रपति दूसरे विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। वो विदेशों के राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्र को स्वीकार करता है।
दूसरे देशों के साथ जो संधियां की जाती है, जो समझौते किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च सेनापति के रूप में। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का प्रधान सेनापति है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग वो कानून के अनुसार ही कर सकता है और युद्ध और शांति के बारे में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। तो भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो वो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही वो सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियां भी देखी थी, तो हम ये कह सकते हैं कि इस संबंध में भारतीय राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति से बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति सेनाओं को युद्ध में जाने संबंधी आदेश भी दे सकता है। इसके बाद हम लेते हैं विधायी शक्तियां। संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति संसद का भी एक अंग है और विधायी क्षेत्र में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनमें सबसे पहला हम लेते हैं विधायी क्षेत्र का प्रशासन। देखिए, राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है, संसद का सत्रावसान करता है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा जब संसद का अधिवेशन प्रारंभ होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है और इस अभिभाषण में वो सरकार की नीति का वर्णन करता है। इसके अलावा अगर किसी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हो जाते हैं तो राष्ट्रपति जॉइंट मीटिंग भी दोनों सदनों की बुला सकता है। नेक्स्ट है सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। लोकसभा के ये जो 2 सदस्य होते हैं ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं, जबकि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं ये ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या अन्य किसी क्षेत्र में कोई विशेष सेवा की हो। नेक्स्ट है विधेयकों पर निषेधाधिकार का प्रयोग। देखिए, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं कर देता। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही वो विधेयक कानून बनता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विधेयक को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को लौटा सकता है और यदि संसद पुनः उस विधेयक को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार स्वीकृति देनी ही पड़ती है। इस तरीके से भारतीय राष्ट्रपति की ये जो वीटो पावर है ये हम कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति से कम पावरफुल है, या हम यूँ कहें कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है वो अधिक वास्तविक है, अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि यदि अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ पर यदि किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देता है या लौटा देता है तो उसे दोबारा पारित करने के लिए कांग्रेस के प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को अस्वीकार करके संसद को भेज दिया और संसद उसे वापस पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकृति देनी ही होती है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? देखिए, मान लीजिए किसी समय संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा है। जब संसद का अधिवेशन नहीं होता है और उस समय यदि किसी कानून की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और ये अध्यादेश संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों के समान ही होते हैं। विशेष बात ये होती है कि ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू रहते हैं। उसके बाद ये स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि पार्लियामेंट चाहे तो इस अवधि के पूर्व भी इन अध्यादेशों को आगे जारी रखने की परमिशन प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है राज्यों के संबंध में विधायिका शक्ति। राज्यों के संबंध में देखिए क्या पावर है राष्ट्रपति के पास। पहली बात तो ये
कि यदि कोई राज्य कुछ विषय ऐसे हैं जिनसे संबंधित मामलों पर अगर कोई अधिनियम बनाता है, कोई कानून बनाता है, तो वो अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही लागू होंगे। तो वो कौन से विधेयक हैं या कौन से अधिनियम हैं जिन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है? उनमें एक तो है राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्त करने के लिए बनाए गए अधिनियम। राज्य द्वारा प्रॉपर्टी को अधिग्रहित करने के लिए अगर कोई अधिनियम बनाया जाता है तो राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। इसके अलावा वे अधिनियम जो ऐसे विषयों पर बनाए गए हैं जिन पर भारत की संसद को भी कानून बनाने का अधिकार है और जिनका संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से विरोध है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति से परमिशन लेना जरूरी है। अर्थात जिन विषयों पर संसद को भी कानून बनाने का अधिकार है और मान लीजिए राज्य विधानमंडल ने उस विषय पर कानून बना दिया और उस कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ विरोध है, तो ऐसी कंडीशन में फिर राष्ट्रपति से परमिशन लेना जरूरी है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के कर लगाने से संबंधित जो विधेयक हैं उन पर भी राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना जरूरी होता है। इसके अलावा कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन्हें विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले ही राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। जैसे किसी दूसरे राज्य के साथ व्यापार पर मान लीजिए प्रतिबंध लगाना है या राज्य के अंदर अगर किसी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना है, तो इस तरह के जो विधेयक हैं उन्हें विधानसभा में रखने से पूर्व ही राष्ट्रपति की परमिशन लेना जरूरी होता है। अब हम लेते हैं वित्तीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में पहली शक्ति तो ये है कि संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष की आय और व्यय का अनुमानित विवरण रखवाएगा। अर्थात संसद के समक्ष बजट रखवाना हर वित्तीय वर्ष, जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, तो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में एक बजट रखा जाता है। गवर्नमेंट एक बजट बनाती है और उस बजट को पार्लियामेंट के समक्ष रखवाना ये राष्ट्रपति का दायित्व है। दूसरी बात, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक, कोई भी वित्त विधेयक या अनुदान की मांगे लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। अर्थात जब कोई धन विधेयक या वित्त विधेयक, अनुदान की मांग लोकसभा में रखी जा रही है तो इट मीन्स राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन से ही रखी जा रही है। बिना राष्ट्रपति की परमिशन के कोई भी वित्त विधेयक या धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि वित्त विधेयक हो चाहे वित्त विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, तो प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन मिलना जरूरी है। नेक्स्ट है आकस्मिकता निधि पर नियंत्रण। जो कॉन्टिंजेंसी फंड होता है, जो आकस्मिकता निधि है, उस पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है और इस फंड में से आकस्मिक व्यय के लिए संसद की परमिशन के बिना ही राष्ट्रपति धनराशि खर्च करने का आदेश दे सकता है। इसके लिए फिर बाद में संसद की परमिशन लेना जरूरी है। इसके बाद है वित्त आयोग की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है और वित्तीय आयोग का काम ये होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आय के वितरण को लेकर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं लास्ट, न्यायिक शक्तियाँ। तो देखिए, न्यायिक शक्तियों में सबसे पहली तो है क्षमादान का अधिकार। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। वो अपराधियों के दंड को क्षमा कर सकता है, उनके दंड को कम कर सकता है या उनके दंड को स्थगित कर सकता है। राष्ट्रपति किन किन मामलों में इसका प्रयोग कर सकता है? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि उन सब बातों में जहां दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो और उन बातों में जहां मृत्युदंड दिया गया हो। लेकिन राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का राज्यों के
राज्यपाल या सैनिक न्यायालय के सैनिक अधिकारियों की क्षमादान की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये संविधान में उल्लेख किया गया है। एक विशेष बात और है कि राष्ट्रपति का ये जो क्षमादान का अधिकार है, इसका संबंध जो है वो संघ की शक्तियों से संबंधित अपराधों से है। राष्ट्रपति अपने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर करता है। एक विशेष बात यह है, देखिए कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो दोष सिद्ध होने के पहले या पश्चात जब चाहे क्षमा प्रदान कर सकता है, लेकिन भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपराध सिद्ध होने के बाद ही क्षमा प्रदान कर सकता है। और एक चीज़ और है विशेष कि यदि भारत का राष्ट्रपति सर्व क्षमा प्रदान करना चाहे तो संसद की अनुमति प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी प्रकार के मामले में क्षमा प्रदान कर सकता है। दूसरा जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वह सार्वजनिक महत्व के किसी ऐसे प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सम्मति मांग सकता है जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न निहित हो। इसका अभिप्राय ये है कि यदि राष्ट्रपति को कभी ऐसा लगता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उपस्थित हुआ है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना जरूरी है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब इसमें हमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि परामर्श देना या न देना ये सर्वोच्च न्यायालय की अपनी इच्छा है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति ने अयोध्या विवाद के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर परामर्श देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा एक दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को मानना या ना मानना ये भी राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। आवश्यक नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो परामर्श दिया हो उसको राष्ट्रपति एक्सेप्ट ही करे। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वो उस परामर्श को मानने से इनकार भी कर सकता है। तो ये भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ थी जो आज हम